हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शरीस थाना एंड वेलकम बैक इन माय चैनल एडू लाइफ टाइम। आज का वीडियो फैक्ट्री एक्ट 1948 के चैप्टर 11 से रिलेटेड है, विच इज़ लास्ट चैप्टर ऑफ दिस एक्ट एंड इट कवर्स सेक्शन 107 टू 120। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फैक्ट्रीज एक्ट के वीडियोस को देखना और पढ़ना चाहते हैं, देन यू कैन गो इन माय चैनल्स प्लेलिस्ट एंड click on Factory Act 1948 playlist in which we cover all content related of this act in 15 videos. पूरा एक्ट बहुत अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है, सो आई होप यू कैन फाइंड क्वालिटी कंटेंट एंड कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। सो मूविंग ऑन दिस चैप्टर विच नेम इज सप्लीमेंटल। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो का कंटेंट। फर्स्ट सेक्शन इज रिलेटेड टू 107 अपील्स। इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर इंस्पेक्टर, मैनेजर या ऑक्यूपायर को कोई भी रिटर्न में ऑर्डर देता है किसी भी ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट, या कोई भी प्रोविज़न जो अगर उन्होंने तोड़ा है, या कोई भी ऑर्डर, तो मैनेजर या ऑक्यूपायर के पास राइट होता है कि वो अपील कर सकता है उस ऑर्डर के अगेंस्ट। बट इस अपील करने की जो समय सीमा है वो है विद इन 30 डेज, जब मैनेजर या ऑक्यूपायर को वो ऑर्डर मिला हो। और किसको अपील करेगा? जो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगी, यानी इंस्पेक्टर से भी ऊपर जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगी, और वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास राइट होता है जो उस ऑर्डर को कंफर्म करने का, रिवर्स करने का और मॉडिफाई करने का। अगर वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी चाहे तो वो सेम ऑर्डर उसको वैसे ही रख सकता है, वो उसको मॉडिफाई भी करवा सकता है, वो उसको रिवर्स भी करा सकता है। अब हमारे पास आता है सेक्शन 108, डिस्प्ले ऑफ नोटिस। ये सेक्शन कहता है कि जो ऑक्यूपायर है या मैनेजर है फैक्ट्री का, उन्हें इस एक्ट की एक समरी बनाकर डिस्प्ले की फैक्ट्री में समरी को डिस्प्ले करना है, एक्ट की समरी को। जो ये समरी है ये इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, बट इंग्लिश लैंग्वेज तो हर किसी को नहीं आती है, और वर्कर्स जो भी लेवल होता है वहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये भी मेंशन किया गया है कि मेजॉरिटी ऑफ वर्कर जिस लैंग्वेज को समझते हैं उस लैंग्वेज में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। और साथ ही इसमें अपॉइंटेड इंस्पेक्टर और सर्टिफाइंग सर्जन का नाम और एड्रेस मेंशन होना चाहिए। इसके साथ ही चीफ इंस्पेक्टर मैनेजर को ये ऑर्डर दे सकता है जिसमें मेंशन होगा कि फैक्ट्री में हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर से रिलेटेड पोस्टर या नोटिस डिस्प्ले किए जाने चाहिए जो कि सरल तरीके से वर्कर को समझ में आ सके। ठीक है, कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको जो है क्या कहते हैं, पोस्टर के थ्रू समझ में आता है। अगर कोई पर्सन जैसे अनपढ़ है, इलिटरेट है, उसको क्या लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा, पर वही चीज़ लिखी हुई जो है वो किसी जो है पोस्टर के थ्रू या किसी विजुअल ग्राफिक के थ्रू जो है उसको डिस्प्ले किया जा रहा है, तो वो उसको समझ लेता है। तो ऐसी जहाँ पर हेल्थ और सेफ्टी और वेलफेयर से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है जहाँ पे वर्कर को ज़रूरत है उसको समझने की, तो उनको पोस्टर्स के से जो है मेंशन किया जाना चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 109, सर्विस ऑफ नोटिस। ये सेक्शन बताता है कि जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि रूल मेकिंग की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, तो चीफ इंस्पेक्टर जो भी ऑर्डर ओनर्स को, ऑक्यूपायर को या मैनेजर को देता है, वो ऑर्डर उसी प्रिस्क्राइब मैनर में देना होगा जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। यानी कि इंस्पेक्टर जो है अपने मन से कोई भी फॉर्मेट नहीं बनाएगा, अपने मन से किसी भी तरीके की जो है या सिंपल जो है पेपर पे लिखकर नहीं दे देगा। अगर कोई ऐसा नोटिस है या कोई इस तरीके की है जो एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर देना है जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो एक स्टेट गवर्नमेंट ने जिस भी चीज़ के लिए जो चीज़ प्रिस्क्राइब करी हुई है, तो इंस्पेक्टर को भी वो जो ऑर्डर है ऑनर को उसी तरीके से ही देना होगा। नाउ सेक्शन 110, रिटर्न्स। सिंपल इस सेक्शन में रिटर्न सबमिट से रिलेटेड कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास रूल मेकिंग पावर होती है
कि ऑक्यूपायर या मैनेजर किस फॉर्मेट में रिटर्न सबमिट करेगा। सो जो ये रिटर्न का फॉर्मेट होगा, इट विल बी इन ओकेजनल और पीरियोडिकल। अब सेक्शन 111 विच इज रिलेटेड टू ऑब्लिगेशन ऑफ वर्कर्स। वर्कर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये इस सेक्शन के अंदर बताता है। सो ये एक्ट कहता है कि वर्कर अपनी इच्छा से इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी मामले में, किसी भी चीज़ में, और किसी भी अप्लायंस या किसी भी अदर थिंग का मिसयूज़ नहीं करेगा, स्पेशली उन चीज़ों को जो कि हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर को सिक्योर करने में काम आती हैं। इसके अलावा वर्कर फैक्ट्री में अपनी इच्छा से ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसकी खुद की और बाकी वर्कर्स की भी सेफ्टी रिस्क में आ जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी सेक्शन में है कि अगर फैक्ट्री से सभी तरह के सेफ्टी डिवाइसेस या अप्लायंस की सुविधा दी हुई है फैक्ट्री ने, फिर भी अगर कोई वर्कर किसी ऐसे काम को करते वक्त जहां उन डिवाइसेस की ज़रूरत है और वो वर्कर उनको यूज़ नहीं कर रहा है और उसके बाद उस वर्कर के साथ कोई हादसा हो जाता है, तो वर्कर ही उस एक्सीडेंट का रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि फैक्ट्री तो आपको सब सेफ्टी डिवाइस प्रोवाइड कर रही है। अब विलफुली वर्कर ने नेग्लेक्ट किया है तो इसमें फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेल्डिंग करते टाइम एक ब्लैक कलर का चश्मा पहना जाता है जो उस वेल्डिंग प्रोसेस के टाइम आने वाली चिंगारियों से वर्कर की आंखों की सेफ्टी करता है। अब वर्कर अपने ओवर कॉन्फिडेंस में उस चश्मे को ना पहने और कोई एक्सीडेंट हो जाए तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वर्कर होगा। इसके अलावा अगर ऐसा कोई भी वर्कर जो कि किसी भी ऑब्लिगेशन जो कि सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड है उनको तोड़ता है, तो उसे जेल हो सकती है 3 महीने की, या 10 रुपए का फाइन देना होगा, या फिर जेल और फाइन दोनों ही सजा में इंक्लूड हो सकते हैं। अब है हमारा सेक्शन 111A, राइट ऑफ वर्कर्स एटसेट्रा। इसमें कहा गया है कि फैक्ट्री में हर वर्कर के पास राइट होता है कि वो ऑक्यूपायर या मैनेजर से हेल्थ और सेफ्टी के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है कि फैक्ट्री में इन प्रोविज़न से रिलेटेड क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं। उसके अलावा वर्कर को कहीं ऐसा लगता है कि किसी सेफ्टी प्रोविज़न के रिगार्डिंग मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो वो ऑक्यूपायर से कहेगा कि उसे प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। जैसे बहुत सारी मशीन्स होती हैं और सेफ्टी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इमरजेंसी अगर आपको बाहर निकलना है, आग लग गई है, तो आपको कैसे टूल्स को यूज़ करना है, तो इन सब से रिलेटेड ट्रेनिंग अगर वो चाहता है तो ऑक्यूपायर को देना होगा। इनफैक्ट वो ऑक्यूपायर को कहकर अपने आप को उस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर स्पॉन्सर भी करा सकता है, जो ट्रेनिंग सेंटर अप्रूव्ड होगा बाय चीफ इंस्पेक्टर। यानी वो ट्रेनिंग सेंटर जो वर्कर को ट्रेनिंग देता है सेफ्टी के रिगार्डिंग, हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न होते हैं बताता है, तो उसके अंदर वो वर्कर अगर चाहे तो अपने आप को स्पॉन्सर भी करा सकता है। अब अगर वर्कर को कहीं भी लगता है कि ऑक्यूपायर हेल्थ या सेफ्टी से रिलेटेड प्रोविज़न को प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो या तो डायरेक्ट चीफ इंस्पेक्टर के पास जा सकता है या फिर जो भी वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको भेज सकता है। नाउ सेक्शन 112, जनरल पावर टू मेक रूल्स। सिंपल है और हम सब लोग जानते भी हैं कि रूल मेकिंग की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। बट इन सेक्शन 113 जो कि कहता है पावर ऑफ सेंटर टू गिव डायरेक्शंस, इसमें कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकता है कि इस एक्ट के प्रोविज़न को किस तरीके से एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। ठीक है। नाउ सेक्शन 114 which is related to no charge for facilities and convenience। इसमें कहा गया है कि जो भी फैसिलिटीज ऑक्यूपायर वर्कर्स को प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए वो वर्कर्स से कोई भी चार्ज नहीं कर सकता है। साथ ही जो अप्लायंसेस वर्कर्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसके लिए भी ऑक्यूपायर कोई चार्ज नहीं कर सकता है।
सेक्शन 115 पब्लिकेशन ऑफ रूल्स, जो सिंपल है कि इस एक्ट के रूल को गवर्नमेंट के ऑफिशियल गैजेट्स में पब्लिश करने की बात कहता है। सेक्शन 116 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू गवर्नमेंट फैक्ट्री। यस, ये एक्ट चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई फैक्ट्री हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई फैक्ट्री हो, सब पर लागू होता है। फैक्ट्री जो भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, अनलेस, जब तक गवर्नमेंट, ये जो पॉइंट है ना, अनलेस, इसको आप ध्यान रखिएगा, जब तक गवर्नमेंट किसी फैक्ट्री को किसी रीज़न की वजह से एग्जम्प्ट नहीं करती है, तब तक चाहे फैक्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हो, उसके ऊपर इस एक्ट के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। ओके, सेक्शन 117 प्रोटेक्शन टू पर्सन एक्टिंग अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर कहा गया है कि कोई भी मुकदमा या कोई भी कार्रवाई होती है किसी वर्कर से रिलेटेड, उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड प्रोविज़न के बारे में बताया गया है सिंपल इस सेक्शन के अंदर। सेक्शन 118 रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इस सेक्शन में कहा गया है कोई भी इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी के दौरान या जब वो सर्विस छोड़ देता है, जब रिटायरमेंट हो जाता है, उसके बाद भी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन विच इज़ रिगार्डिंग टू एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कमर्शियल बिजनेस, ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा। यानी कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिगार्डिंग या किसी भी बिजनेस प्रोसेस के रिगार्डिंग, किसी भी कंपनी में उसने अगर काम किया है, फैक्ट्री के अंदर उसको जो है इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया गया और उसको वहाँ की इंफॉर्मेशन पता है, तो वो कभी भी अपनी नौकरी के बाद में भी उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर डिस्क्लोज करता है तो या तो उसे 6 महीने की जेल या 1000 रुपये का फाइन या फिर दोनों ही हो सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 118A रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इंस्पेक्टर के पास सभी इंफॉर्मेशन आती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वो वर्कर की तरफ से हो, चाहे वो ऑक्यूपायर की तरफ से हो। तो ये सेक्शन कहता है कि इंस्पेक्टर को ये सब इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। अगर इंस्पेक्टर को किसी भी प्रोविज़न के तोड़ने से रिलेटेड कंप्लेन मिलती है, तो जब इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने जाएगा, उस वक्त वो फैक्ट्री के ऑक्यूपायर या मैनेजर या रिप्रेजेंटेटिव किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करेगा कि वो क्या इंस्पेक्शन करने आया है या उसे कोई कंप्लेन मिली है। पर अगर किसी वर्कर ने कोई कंप्लेन की है और वो विलफुली चाहता है कि उसका नाम डिस्क्लोज हो जाए, वो सीधे बोलता है कि आप अगर आते हो इंस्पेक्शन करने तो आप बताइए कि हाँ मैंने कंप्लेन करी है, तो उस जो वो वर्कर है उसका नाम डिस्क्लोज करने के लिए वो मान जाता है कि उसने कंप्लेन की है किसी प्रोविज़न के ब्रीच होने के रिगार्डिंग, तो यहाँ चीफ इंस्पेक्टर उसका नाम डिस्क्लोज कर सकता है। अब है 119 सेक्शन एक्ट टू हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एक्ट 37 ऑफ 1970। सिंपल है, इस प्रोविज़न में कहा गया है कि इस एक्ट के प्रोविज़न कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के प्रभावी होने पर भी लागू होंगे। एंड लास्ट है हमारा सेक्शन 120 रिपील्स एंड सेविंग द फर्स्ट शेड्यूल। अब यहाँ से आपके एक्ट के शेड्यूल स्टार्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्विंग इन हजार्डियस प्रोसेस के बारे में बताया गया है। यानी फर्स्ट शेड्यूल में आप वो लिस्ट देखोगे जिसमें उन इंडस्ट्रीज़ के नाम हैं जो कि हजार्डियस प्रोसेस के अंदर आते हैं। जैसे बहुत सारी केमिकल होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि बहुत ही ख़तरनाक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, शेड्यूल 2 में परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस इन वर्क इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया है, जिसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन सेक्शन 41F में दिया हुआ है। तो ये क्या है कि आप जो केमिकल यूज़ कर रहे हो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो उस केमिकल का जो एक मैक्सिमम स्टैंडर्ड है वो कितना यूज़ कर सकते हो वर्क इन्वायरमेंट के अंदर, वो दिया हुआ है। और थर्ड शेड्यूल में लिस्ट ऑफ नोटिफेबल डिजीज़ेस के बारे में बताया गया है, जिसकी बात हमने सेक्शन 89 और 90 में की थी। सो इसके साथ ही हमारा
ये पूरा एक्ट आज फिनिश होता है। आई होप आपने मेरे सारे वीडियोस विच इज़ रिलेटेड टू फैक्ट्री एक्ट देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विथ एड्यू लाइफ टाइम।